हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पेपर वन और पेपर टू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, उसमें आज हम करेंगे दिसंबर 2012 में का सेट। ये सेट वन इसलिए लिखा बच्चों कि जो 2012 के सेट है वो 4 या 5 है। ये नहीं है कि सिर्फ जून और दिसंबर के एक एक सेट है। बाकी जो हमने 2004 से लेके 2011 तक के सेट किए हैं वो सभी जून और दिसंबर का एक एक सिंगल सेट है। लेकिन 2012 में जो है 4 से 5 सेट है। और इसमें भी क्या आपको कुछ सेट्स में तो जो है 50 क्वेश्चन है और बाकी सेट्स में 75 क्वेश्चन है। और 2012 के बाद जो आपको 75 क्वेश्चन ही चलेंगे। फिर 2019 के बाद से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 2012 का सेट वन। और अब जो है इसके 4 5 सेट हैं। तो जो टाइम को देखते हुए आपको एक वीडियो सुबह मिलेगी, एक वीडियो शाम को। एक दिन में 2 सेट कवर करेंगे हम, ताकि टाइम के साथ हमारा पैटर्न जो है कवर हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए। ये ना रहे कि हमारे सेट्स जो हैं पेपर हमारे छूट जाएं। आपको मिड जून तक कंप्लीट 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स सोल्व कराएंगे। तो जो बच्चा चैनल पर नया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कम से कम जितना आप व्यू दे रहे हैं उतना तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लग रही है, कुछ फीडबैक ज़रूर कमेंट में देके जाएं। और आपको कुछ और अमेंडमेंट चाहिए या कुछ चाहिए स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ ग्रीक। थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरी से आया है, थ्योरिया से आया है, जिससे अभिप्राय है। जो थ्योरी शब्द है वो ग्रीक शब्द जो थ्योरिया है इससे आया है। तो इससे क्या अभिप्राय है? एक सुगठित राजनीतिक व्यवस्था, सुकेंद्रिक मानसिक दृष्टिकोण या सुप्रत्याशित आर्थिक संरचना, एक वास्तविक व्यवस्था पद्धति। तो जो थ्योरी शब्द है वो ग्रीक के थ्योरिया शब्द से आया है, जिसका अभिप्राय होता है सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? अस्वीकरण के लिए बोला इसने। तो पीटर लेसलेट, डेविड स्टन, जीन ब्लॉन्डेल या अल्फ्रेड काबेन। तो जो डेविड स्टन है और जो अल्फ्रेड काबेन है और पीटर सेल्समैन, ये राजनीतिक सिद्धांत के जो हैं आशय की बात करते हैं। लेकिन जो जॉन बेल्डन है वो अस्वीकरणीय राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध से बिलोंग नहीं करते। तो आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। और जो 1950 में राजनीतिक आशय के या पतन का जो विवाद चला था, उसके संदर्भ में एल्फ्रेड काबेन ने बोला था कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणाली में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है, ना ही साम्यवादी प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? जे एस मिल, इसिहा बर्लिन, टी एच ग्रीन और अर्नस्ट बार्कर। तो नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, यह कथन है इसिहा बर्लिन के। बर्लिन जो है वो मानते थे कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो बहुदल का अनुरूप है, यानी उसे अधिक लोग मानते हैं। वो बहुलवाद का अनुरूप है, क्योंकि ये जो है अनेक जो स्वतंत्रता होती है उसके अनेक मूल्यों में से एक का दर्जा देता है, इसलिए वो ये बात कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सामाजिक न्याय समता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो सामाजिक न्याय जो समता समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? नहीं, तो ये गलत है। सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगता से प्राप्त होता है, ये राइट है कि जो सामाजिक न्याय है वो नैतिक तर्क संगता से प्राप्त होता है। सामाजिक न्याय क्या होता है बच्चों? सामाजिक न्याय वो होता है कि जब आप एक दूसरे से, यानी मनुष्य मनुष्य के जो बीच में सामाजिक स्थिति है, सोशल जो सिचुएशन है,
उसके आधार पर कोई एक दूसरे से कोई भेदभाव ना हो, कोई मनमुटाव ना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था? तो माओ के नेतृत्व में सबसे पहला कौन सा जन आंदोलन था? तो वो था सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। माओ जो है अन्य आंदोलनों में भी थे। छलांगे भरकर आगे बढ़ने का महान आंदोलन, छलांगे भरकर आगे बढ़ने का महान आंदोलन, लोहे और इस्पात की लड़ाई, संस्कृति क्रांति, ये सभी जो है माओ के नेतृत्व के आंदोलन थे। फिर है लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई? तो लेनिनवाद की खोज टार्स्की, स्टालिन, मार्क्स या माओ? तो लेनिनवाद की खोज की थी स्टालिन ने। लेनिन जो थे वो समाजवादी क्रांति के विचारक थे। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से सम्मिलित करना है। पद्धति और पद्धति सिद्धांतवादी और पद्धति दी गई है। तो बर्टलाइन बर्टाल फाइन, हॉल एंड फेजन, ईस्टर्न और कोलन चेरी। तो बर्टालन फाई जो है वो कहते हैं अंतः क्रिया में आने वाले तत्वों का समूह। फिर हॉलैंड फाई फैनन कहते हैं वस्तुओं का एक समूह तथा वस्तुओं और उनके गुणों के बीच संबंध। और ईस्टर्न बात करते हैं अंतः क्रिया का समूह की। और कैन कोलन चेरी बात करते हैं एक पूर्ण जो अनेकों के संयोजन से बनता है। तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं और कारक हैं। कथन क्या है? नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज नीचे नहीं गिरा सकती। कारण क्या देते हैं? क्योंकि माइकल के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। तो ठीक बात है ये। तो दोनों ही बातें ठीक है और आंसर ए राइट हो जाएगा। और ये बातें माइकल किस में करते हैं? माइकल जो अपने विचार करते हैं वो अल्पतंत्र का लो नियम में, अल्पतंत्र के लोह नियम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मेल नहीं किया गया है? तो पेरेटो अभिजन का संचार, मोस्का जन सिद्धांत, या माइकल जन धारणा, या गैसेट राजनीतिक फॉर्मूला। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है, सही मेल नहीं किया गया है, तो मॉस्को जन सिद्धांत और गैसेट राजनीतिक फॉर्मूला, आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? तो अभिजन सिद्धांत जो है सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप देशों में या ऑस्ट्रेलिया में? तो अभिजन जो सिद्धांत था वो सर्वप्रथम हुआ था सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपियन देशों में। अभिजन क्या है बच्चों? अभिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? शब्द का, अभिजन शब्द का। तो अभिजन शब्द का सबसे पहले उपयोग हुआ था 1823 ईस्वी में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी थी उसमें, ऑक्सफोर्ड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य पूछा है। प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, या यह शिक्षा की पुस्तक है? तो इसमें से सत्य है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। और इसको, प्लेटो की जो रिपब्लिक है इसको महाभारत की भांति ही माना गया है कि जैसे महाभारत, महाभारत में जैसे कृष्ण के विचार हैं तो ऐसे प्लेटो के विश्व कोश
विचारों का विषय कोश माना गया है इसको। और इसमें आप नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, आत्म शास्त्र आदि इतने विषय हैं, सबको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री एम एन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं पूछा है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, ये तो लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1920 में। फिर है गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, ये भी लिखी गई है। ये कब लिखी गई? 1940 में। फिर न्यू ह्यूमंस, न्यू ह्यूमनिज्म, तो न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो, ये भी लिखी गई है 1953 में। नेशनल रैशनल और नेशनलिज्म, रैशनलिज्म और रिवॉल्यूशन, ये नहीं लिखी गई है। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? ये ऐसे ऐसे कोट्स आप याद रखें, आपको कोट्स मिल जाएंगे आज दोपहर बाद तक, आपको कोट्स मिल जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? तो एम एन रॉय, रूसो, होब्स और मैकियावेली। तो धन की तुलना जो है वो महिला से मैकियावेली ने की है। मैकियावेली जो मानते थे कि मनुष्य जो है वो धन को अपनी तरफ, यानी धन लोलुप है, यानी धन को एकत्रित करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। तो लोग जो है, मैकियावेली कहते हैं कि लोग, मनुष्य जो है यानी एक बार अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन जिंदगी में उसके द्वारा गुम हुआ या कोई उसकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें हानि हो गई, उसको नहीं भूल सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एलिनेशन से संबंधित नहीं है? तो पेरिस पांडुलिपियां, या फ्यूरबक का शोध प्रबंधन, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, या जर्मन विचारधारा। तो एनालिस एलिनेशन से संबंधित नहीं है, पेरिस, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, बाकी सारी हैं। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। तो सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? यथार्थ इच्छा, संपूर्ण इच्छा, अधिकांश इच्छा या वास्तविक इच्छा। तो सामान्य इच्छा से जो अभिप्राय है वो है वास्तविक इच्छा, यानी कि समाज में जो जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जो रियल विल है वो सभी के ऊपर जो लागू होती है वो समान इच्छा होती है। एक तो रियल विल होती है, एक गुड विल या सेल्फ विल होती है कि केवल खुद के लिए, और एक जो सब के लिए, जो सभी सर्वाहार के लिए हो, समान, एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए, सबके लिए हो। तो रूसो मानते हैं कि सभी व्यक्तियों की जो इच्छा है उसका इच्छा जो उसकी जो वही वास्तविक इच्छा तो सभी के लिए सोचे। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है और कारण है, सामाजिक संविधा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। तो सामाजिक संविधा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। ठीक है। कारण क्या दिया? नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। तो जो सामाजिक संविधा के संप्रभु सरकार स्थापित हुई, तो उसमें तो नागरिकों ने जो है अपना सब कुछ जो है संविधा को सौंप दिया, और संविधा के द्वारा ही सरकार स्थापित की जाएगी, ना कि नागरिक स्वयं चुनेंगे। तो कारण गलत हो जाएगा, कथन सही है। तो ये लोग कहते हैं कि जॉन लॉक, कि सरकार जो समझौता कर चुकी थी तो सरकार एक पक्ष में हो गई, तो उसमें कोई शर्त लागू ही नहीं थी कि भाई आप लोग चुने गए उसकी पालना करेंगे, तो वो अपने आप करेगी उसकी। तो जो समाज के ऊपर कुछ शर्तें लगाई गई थी जिनकी पालना यदि सरकार नहीं करती है, तो उसे समाप्त करके जो है नई सरकार बनाई जा सकती है। तो आंसर सी हो जाएगा, ए सत्य किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से सम्मिलित कीजिए, और अरस्तु और प्लेटो के संबंध में है। तो राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, टिरनी, राज्य व्यवस्था, अल्पतंत्र, आदर्श राज्य, सामान्य तंत्र।
तो राज्य तंत्र जो है वो टिरणी अत्याचारी शासन है। ये इसी से ये बाई मिस्टेक थोड़ा इधर उधर टाइप हो गया। तो कुलीन तंत्र जो है वो अल्पतंत्र, और राज्य व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र, और आदर्श राज्य सामान्य तंत्र। ये ऐसे होगा, कुलीन तंत्र अल्पतंत्र से, राज्य तंत्र टिरणी अत्याचारी शासन से। तो राजतंत्र होगा वो अत्याचारी शासन ही होगा कि एक राजा के आदेश के अनुसार जो सारा काम होगा। कुलीन तंत्र जो होगा वो अल्पतंत्र होगा, और राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक उसमें होती है जो राज्य की। और आदर्श राज्य होता है जो समान तंत्र होता है, सबको जो प्राथमिकता देता है, जो सबको एक समान लेके चलते हैं। फिर है, आलमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है? तो आलमंड ने अपने दृष्टिकोण की सबसे अधिक शब्दावली ली है रॉबर्ट के मार्टन, मेलिनोस मेलिनोवस्की, या टेलकोट पार्सन्स, या आर्थर बेंटले। तो उन्होंने ली है टेलीकोट पार्सन्स से। नेक्स्ट है, हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। यह कथन किस देश पर लागू हो सकता है? हम संविधान के अधीन हैं और संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। तो भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो ये लागू होता है भारत और अमेरिका पर, कि हम सभी संविधान के अधीन हैं और संविधान वह है जो न्यायाधीश द्वारा मान्य हो। क्योंकि जो दोनों देश हैं इसमें संविधान, जो संविधान की व्याख्या करने वाले हैं वो अधिकार न्यायपालिका को ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को तीन सिद्धांतों के साथ जोड़ा है? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत, और विकास सिद्धांत। तो ला पेलोम्ब्रो और माइनर विनर, पीटर के मार्शल, हैरी एक्सटिन, या जॉन बोलेंडेल, जीन बोलेंडेल। तो जो ला कोलंब्रा और माइनर वीर ने, उन्होंने राजनीतिक दलों के उद्भव को जो है तीनों सिद्धांतों के साथ जोड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है? तो स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो असत्य नहीं पूछा, यानी कि ठीक है, गलत नहीं है। तो स्विस संघीय अधिकरण को जो है संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यह सत्य नहीं है, यानी ये सत्य नहीं है। एक सत्य नहीं है, ये तो गलत है, उसको है। यूएस में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है। ठीक। भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी, ये था भी। तो इंग्लैंड में टेरिसों को रूढ़िवादी माना जाता है। तो जो दो, एक और तीन है, ये सत्य नहीं है, ये गलत है, बाकी दोनों सत्य हैं। नंबर एक, नंबर दो, तीन या चार की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह शब्द किसने कहा है? कि नंबर एक और नंबर दो, तीन या चार की कोई हैसियत की तुलना नहीं की जा सकती। तो हेरलार्ड लाउस्की, मार्गरेट थेचर, हेरलार्ड विल्सन, या विंस्टन चर्चिल। तो नंबर एक और नंबर दो या तीन चार की कोई हैसियत की तुलना नहीं की जा सकती, ये कथन कहे हैं विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो भारत और यूएसए, भारत और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएसए, यूएसए और यूके। तो दोहरी नागरिकता तो आप पहले देखें कि जिसमें दोहरी नागरिकता वाले देश है वही देखें। तो भारत दोहरी नागरिकता वाला नहीं है, तो इसको काटो, इसको काटो, तो आपके पास दो ऑप्शन बच गए, यूएसए और यूके।
यूके से तो हमने संविधान वो कर रखा है, तो यूके में तो दोहरी नागरिकता है ही नहीं, तो स्विट्जरलैंड और यूएसए से। स्विट्जरलैंड और यूएसए जो है, वहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है, राष्ट्रीय नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है। यानी एक तो उसकी स्टेट की नागरिकता लेनी पड़ती है, एक कंट्री की लेनी पड़ती है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, जो संघात्मक देश है शासन व्यवस्था वाले, उनमें ये प्रमुखता होती है कि दोहरी नागरिकता होती है वहां पर, और उनको जो राज्य नागरिकता भी लेनी पड़ती है, और लिखित संविधान होता है और शक्तियों का जो विभाजन मिलता है। और जो एकात्मक शासन होते हैं जैसे भारत में है, एकात्मक शासन है, द्विसदनीय शासन शासन अपने में तो, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता होती है। वैसे एकात्मक की एक सीरीज उसमें है, तो अपने को सिर्फ एक नागरिकता लेने की, भारत की नागरिकता। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन असत्य हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें असत्य बताना है कि गलत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, अनेकों बार अगर लड़ते तो ओबामा फिर लड़ते। तो ये असत्य है, ये असत्य के लिए टिक कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो संसद को संदेश भेजते रहते हैं, नहीं, ये भी असत्य है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी असत्य है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों राज्यों को विविध होती है। हाँ, होती हैं, तो ये असत्य नहीं है। तो 1, 2 और 3 असत्य हैं। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। फिर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता और भाईचारा है, ये रशियन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, आयरिश क्रांति या सांस्कृतिक क्रांति। तो ये मिली है हमें फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर। फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसी का नारा था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया है? तो राजनीतिक व्यवस्था का फ्लो मॉडल गैब्रियल आलमेंड, डेविड ईस्टन, मार्टिन कपलेन या आयरन यूंग। तो इसको किया है डेविड ईस्टन ने। जो तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति की जो व्यवस्था है, उसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड ईस्टन का, विद्वानों में। और सन 1953 में इनकी बुक आई थी, द पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने उसमें इसको जो है विचार को रखा था, फ्लो मॉडल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास में समता और अक्षमता के सिद्धांतों के बीच तुलना संतुलन को अधिक महत्व दिया है? तो समता और अक्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया है लुशियन पाई, हंटिंगटन, फ्रेडरिक्स या डैनियल लर्नर ने। तो ये दिया फ्रेडरिक्स ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता के सिद्धांत से संबंध है? तो लुशियन पाई, आगर सिंह, हर्पल और डेविड एप्टर। तो ये थे हल्पर्न। हल्पर्न जो है संकल्प और क्षमता के सिद्धांत से संबंध है। फिर निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ आलमंड वर्बा
हंटिंगटन, लुशियन पाई और एडवर्ड सिल्स। तो ये जोड़ा है हंटिंगटन ने संस्कृतियों को सभ्यता के साथ। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? यानी भारत के राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए उसका नाम, कि कौन भाई अब की बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाएंगे या किन के बीच इलेक्शन है, तो उसका नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो भारत के कोई भी 5 नागरिक, संसद के कोई भी 5 सदस्य, निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य, या निर्वाचक कॉलेज में के कोई भी 10 सदस्य। तो भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम जो करते हैं वो निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य प्रस्तावित कर सकते हैं। और ये दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में इसके बारे में। और भारत के जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित करेंगे नाम, तो वो किसका नाम निर्वाचित कर सकते हैं? वो ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचित करेंगे जो निर्वाचक नामावली में सदस्य होंगे, और जो सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होंगे। और हाल ही में जो है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और जो राष्ट्रपति का नाम आएगा वो कम से कम 50 सदस्य के द्वारा स्वीकार होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? तो अनुच्छेद 52A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 300A। तो जो अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 300A हैं, ये भारत के मूल संविधान के अंश का भाग नहीं है, क्योंकि जो 51A और 42 में संशोधन संशोधन था, और 344 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान पूछा है, उसका अंश नहीं है ये बाद में जोड़े गए थे। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? तो जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जैल सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो भारतीय डाकघर संशोधन बिल को जो है वो जैल सिंह ने लंबित रखा था। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? ये थे 1982 से 87, 1982 से 1987। और जो 1986 में ये बिल आया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन के में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 49A। तो जो अनुच्छेद 43A है, ये प्रबंधन में विधान के माध्यम से जो है कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है। जो अनुच्छेद 43A है, ये 42वें संशोधन में 42वें संशोधन में 1976 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? सुरक्षा कपाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने अनुच्छेद 356 को जो है सुरक्षा कपाट कहा है। तो जो 356 है अनुच्छेद, ये क्या करता है कि राज्यों में जो संविधानिक तंत्र के फेल होने से यानी विफल होने के बाद ये उसके संबंध में प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है प्रथम प्रशासन सुधार आयोग, गौरववाला कमेटी रिपोर्ट, कृपलानी कमेटी रिपोर्ट या संथानम कमेटी रिपोर्ट।
तो ये हुआ था संथानम कमेटी रिपोर्ट से, जो फरवरी 1964 में। प्रथम प्रशासन, जो प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे नितुर श्रीनिवास। उनका कार्यकाल जो है 4 साल का होता है, या फिर जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, जो भी पहले हो। और इसको शपथ जो दिलाते हैं इनकी, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। फिर है, किसने कहा कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है, और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो भिखू पारिक, टी.एन. मादान, या विपिन चंद्र, या आशीष नंदी। तो जो विपिन चंद्र थे, उन्होंने कहा था कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एंड डिस्टेंटेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो जेम्स मेनर, अतुल कोहली, जोया हसन, या M.S.A. राव। तो डेमोक्रेसी एंड डिस्टेंटेंट नामक पुस्तक जो है अतुल कोहली ने लिखी है। नेक्स्ट है, भारत में विपणन राजतंत्र के आधार उभार किस पर बल दिया है? तो भारत में जो विपणन राजतंत्र है, उसके उभार पर मॉरिस जोन्स ने बल दिया। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकरण माना है? किसने माना है? मॉरिस जोन्स ने, रजनी कोठारी ने, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ने, या सुसन एंड लॉयल रुडोल्फ ने। तो जो रजनी कोठारी जो है, इन्होंने भारत राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकरण माना है। नेक्स्ट है, अभिकथन है और कारण है। भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उसकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है। ठीक बात है कि भारत के जो राजनीतिक दल हैं, जो भी आपकी राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने अपनी पहुंच इतनी बढ़ा दी है कि, परंतु जो उनकी वैधता है, ये वैधता नहीं वैधता है, जो उनकी वैधता है उसको बहुत बड़ी हानि हुई है। कारण क्या देते हैं? राज्य स्तर पर दल, तो राज्य स्तर पर जो दल व्यवस्था है, उसमें समकेन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, बस जो ऊपर वाला है उसकी जो व्याख्या सही नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विकासशील जो समाज है, जैसे कि अब हम हैं, उसमें सिविल सेवा के बारे में आपको कथनों पर विचार करने हैं। इससे परिवर्तन के उपकरणों के रूप में क्रिया करनी चाहिए। जो सिविल सेवा है, इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए, या सामाजिक समानता के लिए उसका सरोकार होना चाहिए, या निहित स्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए। तो निहित स्वार्थ तो आएगा नहीं, तो 3 को काटो पहले आप लोग। तो सी आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। स्वार्थी अगर हो गया सिविल सेवा में, तो कहाँ से आप कार्य करेंगे? सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ध्यान देने का विस्तार, श्रेणी प्रक्रिया, मानवीय संबंध सिद्धांत, या प्रकारात्मक फोरमैनी प्रक्रिया। तो जो ध्यान देने का विस्तार है, ये वीए ग्रेक्यूनास, और श्रेणी प्रक्रिया जो है मूनी तथा रेले, मानवीय संबंध सिद्धांत जो है वो एल्टन मायो से, और प्रक्रियात्मक फोरमैनी प्रक्रिया F.W. टेलर। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में
प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? प्रशासन के सिद्धांत के रूप में सामान्य, उपरला प्रशासन, समन्वय, वित्त या वित्तीय प्रशासन। तो व्यक्तिगत प्रशासन। तो विलोबी की पुस्तक जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो है समन्वय को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। जवाबदेहिता को। तो जो आदेश की एकता का सिद्धांत है वो जवाबदेहिता को, विशिष्टीकरण को, या स्वीकार्यता को, या समन्वय को। तो वो करता है जवाबदेहिता को। आदेश की एकता क्या है बच्चों? आदेश की एकता का अर्थ है कि जो कोई संगठन के अगर अंडर आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्मचारी है, तो जो उसमें ऊंचे पद पर है वो उससे आदेश ग्रहण करता है, जो निम्न कर्मचारी है। आदेश जो ऐसा होता है कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो जो आपके सीनियर हैं आप उनके आदेशों की पालन करते हैं, लेकिन आदेश की एकता का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? लेकिन आप जहाँ भी कोई इसी संगठन में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो जो आपके कर्मचारी हैं वो अपने से उच्च एक सिंगल पद पर, यानी आप क्लर्क हैं तो आपके ऊपर जो एक जस्ट ऊपर अकाउंटेंट है, मान लीजिए, तो उससे आप आदेश ग्रहण नहीं करेंगे। फिर है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो समय तथा गति अध्ययन, निर्णय लेने की भागीदारी, मानसिक क्रांति, या प्रक्रियात्मक फॉर्मेनी। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में जो है वो निर्णय लेने की भागीदारी विशेषताओं में नहीं है। फिर है, वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है? तो एच साइमन, चेस्टर आई बर्नार्ड, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, या डेविड वोल्डो। तो वेबर की जो आदर्श प्रकार की नौकरशाही थी उसको फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने अनुपयुक्त बताया है। फिर है, भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है कार्यपालिका का नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, या सिविल समाज नियंत्रण, या वैधानिक नियंत्रण। तो भारतीय संसद की जो आश्वासन समिति है वो वैधानिक नियंत्रण का उपकरण है। तो जो संसद की आश्वासन समिति है वो दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। यह जो है सीमित मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों आदि और प्रतिज्ञाओं की जांच करती है। और लोकसभा की जो आश्वासन समिति है, लोकसभा की, इसमें 15 सदस्य हैं, और जो राज्यसभा की है इसमें 10 सदस्य हैं। फिर है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है संगठनात्मक रूप से संगत, व्यक्तिगत रूप से संगत, या वस्तुगत रूप से संगत, या आत्म रूप से संगत। तो साइमन मानते हैं कि जो लोगों की भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती तो उसमें व्यक्तिगत रूप से संगत होते हैं, जो निर्णय हैं वो संतोषजनक निर्णय रह जाते हैं। लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तरीका मापदंड क्या है? तो लाइन और स्टाफ में जो अंतर करने के सर्वाधिक मापदंड है कार्यात्मक संबंध, अधिकार संबंध, कार्यों का समूहीकरण, या विभागीयकरण। तो वो होता है कार्यात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी द्वारा एक अच्छे प्रकाशक के 6 मूलभूत अपेक्षाओं की सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो आचार, मामलों को आंकने का सामर्थ्य, तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता, निर्णय लेने में स्थिरता। तो श्री गोपालाचार्य द्वारा जो है वो तकनीकी मामलों की विशेषता को सम्मिलित नहीं किया गया। उनके 6 क्या क्या थे? आचार था, आचार है, मामले को आंकने का सामर्थ्य था, निर्णय लेने की स्थिरता थी,
नेक्स्ट है, अधोलिखित दो कथन है, इसमें से पहले एक को दूसरे से तर्का गया है। आदेश की एकता का व्यवहार्य प्रयोग सदैव संभव नहीं होता। तो आदेश की एकता जो है वो व्यवहार्य प्रयोग सदैव संभव नहीं होता। जो आदेश की एकता है उसको आप जो सभी पर सर्वादेशिक रूप से लागू नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी आलोचना होती है। तो इसमें कारण देता है कि तकनीकी व प्रशासनिक कार्य के लिए भिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण चाहिए। तो राइट बात है। तो ए और बी दोनों ठीक है और ए उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है बी। फिर है, निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताइए। ये समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति, एम एल सिंघवानी समिति, जी.वी.के. राव समिति और अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आती है? ये आती है 1957 में। फिर एम.एल. सिंघवानी समिति आती है 1986 में। जी.वी.के. राव समिति आती है 1985 में और अशोक मेहता समिति आती है 1977 में। तो आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि राज्यसभा ने इसे रद्द कर दिया था, राष्ट्रपति ने इसे रोक लिया या दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया, चतुर्थ लोक से सभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण, या जो चौथी लोकसभा की समय अवधि थी उससे पहले ही वह भंग हो गई, तो इस कारण जो है यह निरर्थक हो गया। भारत में जो है ओमडम्समैन प्रस्तावन यानी लोकपाल का गठन करने के संबंध में जो प्रस्ताव आया था 1968, इस सदन में प्रस्तावित किया गया और 1969 में जो लोकसभा पारित करने के पश्चात इसे राज्यसभा में विचार के लिए भेजा गया, लेकिन उसी समय जो है संसद का समय से पहले जो है भंग हो गई और इस पर कोई विचार नहीं हो पाया, इसलिए ये निरर्थक हो गया था। फिर है, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? तो सहकारिता कमेटी रिपोर्ट, एम.एल. सिंघवानी, जी.वी.के. राव या बलवंत राय? तो बलवंत राय कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1957 में, उसमें इन दावों को जांचने के लिए बनाई गई थी और उसमें इन्होंने कहा कि ये असफल हो गई है। फिर है, रिश्वत निवारण के लिए संस्थानम कमेटी की संस्थापना किस वर्ष हुई? तो रिश्वत निवारण के लिए 61, 62, 63, 64, तो ये 1962 में भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या को निपटाने के लिए बनाई गई थी और 1964 में जो है एक केंद्रीय आयोग भी बनाया गया इसकी सिफारिश पर, एक सेंट्रल लेवल की ऑफिस भी बनाया गया, एक डिपार्टमेंट। नव यथार्थवाद क्या है? तो नव यथार्थवाद क्या है? विषयों की अप्रिय वास्तविकताओं की अपेक्षा करना या यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप से पुनर्कथन का प्रयास। तो यह नव यथार्थवाद है, यथार्थवाद की मूल विचारधाराओं का अधिक वैज्ञानिक रूप से पुनर्कथन का प्रयास। फिर है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतवादियों के काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रेनाल्ड न्यूबुर, एमानुएल कांट और एंटोनियो ग्राम्सी और रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स। तो जो रेनाल्ड न्यूबुर थे इनका मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, और एलान कांट थे, ये थे 1724 से 1804, और एंटोनियो ग्राम्सी जो थे ये 1891 से 1973, 37, और रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स जो है 1926। तो रेनाल्ड न्यूबुर का आप लोग बताएंगे कमेंट में मुझे। नेक्स्ट है, रेजन डी स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो रेजन डी स्टेट से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय हित,
राज्य को सदैव औचित्यपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। नागरिकों को राज्य आज्ञा पालन करने के लिए उचित कारण बताए जाने चाहिए। या नागरिकों को अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए यथासंभव किशमिशों का उपयोग करना चाहिए। तो ये था राष्ट्रीय हित। और रेजेंटी जो है एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच शब्द है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षा होती है। गरीब देशों की सरकार को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों को अपनाने चाहिए। कमजोर अर्थव्यवस्था के राज्यों को गरीबों को ज्यादा संसाधन पुनर्वित करने चाहिए। या गरीब देशों की सरकारों को सभी बदसूरत तथा जीर्ण शीर्ण इमारतों को तोड़ देना चाहिए। या अल्प निष्पत्ति वाले देशों को पथ्य आहार पर रहना और तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो संरचनात्मक समायोजन है, गरीब देशों को की सरकार जो है उनको निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपायों का अपनाना चाहिए। आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया है। यथार्थवाद, उदारवाद और मार्क्सवाद। यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। अतिवाद, यथार्थवाद और धर्म। और नव यथार्थवाद, नव उदारवाद और रचनात्मकवाद। तो मार्टिन वेट जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जिन 3 दार्शनिकों पर बल दिया था, यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों है। सुरक्षा परिषद में जो सुधार करना वो समस्यापूर्ण क्यों है? क्योंकि स्थायी सदस्य के विस्तारण के कारण निर्णय लेने में कमी होना। कोई भी वर्तमान स्थायी सदस्य अपने पद को छोड़ने के इच्छुक नहीं होते हैं। किसी भी संभाव्य नए स्थायी सदस्यों के लिए अविवाद स्पष्ट केस बनाना मुश्किल होता है, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है समस्याएं आती हैं सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1995 में आयोजित बैंडुक परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 22 एशियाई देश, 80 अफ्रीकी एशियाई देश, या 26 अफ्रीकी देश, या 29 अफ्रीकी एशियाई देश। तो उसमें भाग लिया था 29 अफ्रीकी एशियाई देश। 29 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधियों और समझौतों को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारत यूएसए परमाणु संधि, भारत सोवियत मित्रता संधि, और ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। तो भारत यूएसए परमाणु संधि जो हुई थी वो हुई थी 2008 में। तो सबसे पहले ए आएगा, तो वैसे तो आंसर सी हो गया। भारत सोवियत संघ मित्रता संधि जो है वो 1971 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। और शिमला समझौता हुआ था 1971 में। नेक्स्ट है, SORT का विस्तृत रूप बताइए। तो SORT का विस्तृत रूप क्या है? स्ट्रेटजिक ऑफनिवेश रिडक्शन ट्रीटी, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रिपॉल्न ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक ऑर्डर रीऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन रिपॉल्न ट्रीटी। तो शॉर्ट जो है SORT, इसका विस्तृत रूप है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जो कि यूएसए और रशिया के मध्य है। यूएसए और रशिया के मध्य है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 2000, एक सेकेंड, ये हुई थी 2002 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? भारत ने एनटीपी पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने एनटीपी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत और पाकिस्तान ने एनटीपी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। या एनटीपी पर ईरान, नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इनमें से सत्य बताना है कौन सा है। तो जो भारत और पाकिस्तान एनटीपी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ये सत्य है। और ईरान, नॉर्थ कोरिया ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
और एनटीपी जो है इस पर 190 देश साइन कर चुके हैं 2015 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है? भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का सदस्य है, या आईओआर और एआरसी पाकिस्तान के सब साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, हिंद महासागर में जल दायकता नहीं है। तो इसमें पूछा कौन से सही है। तो भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का सदस्य है, ये सही है। और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करता है, ये भी सही है। तो ए और सी ठीक है, तो आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुराई की धुरी एक उक्ति है। बुराई की धुरी एक उक्ति है जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में किसका बोध करवाने के लिए किया था? ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक, तालिबान, अलकायदा और लेट, क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो बुराई की दूरी एक उक्ति है, इसका प्रयोग बुश ने 2002 में ईरान, उत्तर कोरिया और इराक के लिए किया था। और अमेरिका ने जो है इन देशों को आतंकीय प्राय के रूप में परिभाषित किया है। फिर है द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक्सन, राजमोहन गांधी, रोमायल रोमिया रोला या नियमा। तो एक गुड बैटमैन नामक पुस्तक के हैं राजमोहन गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को सही कालक्रम में लगाना है। पुस्तक है और लेखक है रिचर्ड एंटबरो। तो ये लिखते हैं गांधी फाइटर विदाउट ए शॉर्ड। कब लिखते हैं? 1950 में। फिर है लुइस फिशर, ये लिखते हैं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये भी 1950 में। फिर आई एरिक्सन, ये लिखते हैं गांधीज ट्रुथ। ये लिखते हैं 1969 में। और जे एंटोनियो लिखते हैं इन सर्च ऑफ गांधी 1982 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अभिजन और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का संवैत निर्देश नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अतुल कोहली का। अतुल कोहली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को दो से मिलान करना है, पुस्तक और लेखक है। तो लैंग्वेज रीजनल एंड पॉलिटिक्स, पार्टी ब्लेंडिंग एंड इन ए न्यू नेशन, द पेनफुल ट्रांजिशन बायोग्रोसिस डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया इन ट्रांसिस फाइग्रेसिस इन द फ्राइंग द इकोनॉमी। तो लैंग्वेज रीजनल एंड पॉलिटिक्स के लेखक है पॉल ब्रास। पार्टी बिल्डिंग्स इन ए न्यू नेशन, माइनर विनर। और द पेनफुल ट्रांसिशन बागोरिस डेमोक्रेसिस इन इंडिया, अनिच वाइंग। एक सेकेंड। और इंडिया इन ट्रांसिशन फ्रिंग्स द इकोनॉमी, जगदीश भगवती। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से मिलान करना है, पुस्तक और लेखक है दलित विजन, द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। तो इसके लेखक कौन है? तो वो है गैल आमवेट। और पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, डीएन धनागरे। और फायरिंग
आइडेंटिटीज, जेंडर, कम्युनिस्ट एंड द स्टेट, ये लिखते हैं जोया हसन। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया, वी वेंकटेशन। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से मिलान करना है, लेखक और पुस्तकें हैं। हेडले बुल, नोम चोम्स्की, रॉबर्ट कैपलॉन या केनेथ बोल्डिंग। तो हेडले बुल है ये एनार्कियल सोसाइटी, हेडले बुल के एनार्कियल सोसाइटी। नोम चोम्स्की है फेडरल स्टेट, या रॉबर्ट कैपलान है मानसून, या केनेथ बोल्डिंग है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस। नेक्स्ट है, आरएमए से क्या अभिप्राय है। तो आरएमए से क्या अभिप्राय है, रिवॉल्यूशन इन मार्शल अफेयर्स, रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, या रिफरेंडम इन मिलिट्री अफेयर्स, या रेजन डी स्टेट इन मास एडमिनिस्ट्रेशन। तो आरएमए है रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इसे बचाना होगा। यह कथन किसका है, पॉल निटलजे, जॉर्ज कैनन, ब्रांड बोर्डी, या रॉबर्ट जर्विस। तो यह है ब्रांड बोर्डी का। तो ये थे बच्चों हमारे 75 क्वेश्चंस हमारे जून 2012 के, दिसंबर 2012 के। अब जून 2012 के पेपर हैं दो, और फिर एक एक 50 है, एक 75 क्वेश्चंस है। तो वो हम आपको एक शाम को करवाएंगे। अब डेली दो पेपर चलेंगे, जैसे 3 दिन के सेट ज़्यादा है, तो आपको तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। और अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, जो आपको नोट करना है, या जो राइटर्स और बुक आते तो ज़रूर इनको तो प्लीज़ उतारें, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे। ये एक और क्वेश्चंस के जैसे स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तो राइटर और बुक तो सेम ही रहेंगे। जैसे गांधी जी के बारे में चारों बुक दे रखी हैं, चारों के राइटर दे रखे हैं, पब्लिकेशन ईयर भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, और किसी चीज़ में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और क्लास कैसी बनी है ये भी बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक शेयर, ताकि हमें पता चले कि कंटेंट कैसा चल रहा है, और स्टूडेंट के किस चीज़ में क्या इंटरेस्ट है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सीरियस भी हैं या नहीं हैं। और अब की बार सीरियस हो जाओ बच्चों, क्योंकि दिसंबर में आपका सिलेबस जो है चेंज होने वाला है, पैटर्न भी चेंज होने वाला है। तो ये आपके पास अच्छा मौका है। थैंक यू, कल मिलते हैं, शाम को ही मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तैयारी पर जोर दे दो।